बच्चों, आज हम व्यवहारिक व्याकरण के अंतर्गत समास की पुनरावृत्ति करेंगे। समास हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आइए एक बार पुनः समास को दोहराते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं समास किसे कहते हैं। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त करना। संक्षिप्त करना मतलब छोटा करना। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर एक नया अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाता है, तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। तो यहाँ देखिए, पहला उदाहरण, यहाँ पर शक्ति के अनुसार 3 शब्द लिखे हैं और इन तीनों शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना है यथाशक्ति। ठीक है, तो शक्ति के अनुसार इन तीनों शब्दों को मिलाकर यथाशक्ति बनने की जो प्रक्रिया है, इसे समास कहते हैं। रसोई के लिए घर, इन शब्दों को मिलाकर के रसोई घर बना। गंगा का जल, इन शब्दों को मिलाकर गंगा जल बना। तो यहाँ पर हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि सामासिक प्रक्रिया के दौरान दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनाया जाता है और जो ये शब्द बनता है इसे समस्त पद कहते हैं। ठीक है, तो समस्त पद क्या होता है? सामासिक प्रक्रिया के दौरान बनने वाला शब्द समस्त पद कहलाता है। ठीक है, तो यथाशक्ति, रसोई घर, गंगा जल, ये क्या है? समस्त पद हैं। और जब हम इन्हें जिन शब्दों से मिलकर ये बने हैं उन शब्दों में वापस लिख देते हैं, तो वह समास विग्रह होता है। ठीक है, तो शक्ति के अनुसार यह है समास का विग्रह और इससे बनने वाला शब्द यथाशक्ति, ये है समस्त पद। ठीक है, तो अब हम समास के भेद देखते हैं। जैसा कि हमें पता है समास के 6 भेद हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पहला भेद है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा बहुव्रीहि समास। तो आइए पहले भेद पर नजर डालते हैं, अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? इस समास में पहला या पूर्व पद अव्यय होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है। अव्यय के संयोग से समस्त पद भी अव्यय बन जाता है। तो जो अव्ययी भाव समास है, इसका पहला पद या पूर्व पद अव्यय होता है और जो समस्त पद है वो भी एक अव्यय की तरह ही काम करता है। अव्यय से हम लोग परिचित हैं। हम अव्यय किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन, कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें अव्यय कहते हैं। आइए अव्ययी भाव समास को उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए उदाहरण, समस्त पद और समास का विग्रह। पहला समस्त पद है आजन्म। आजन्म जन्म से लेकर शब्दों से मिलकर बना है, तो इसका समास विग्रह है जन्म से लेकर। दूसरा उदाहरण देखिए, समस्त पद यथाशक्ति, इसका विग्रह है शक्ति के अनुसार। तीसरा समस्त पद है भरपेट, इसका विग्रह होगा पेट भर के। तो यहाँ पर जो समस्त पद हैं वो भी एक अव्यय की तरह ही काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक समस्त पद के उदाहरण के द्वारा देखते हैं। यथाशक्ति, ठीक है,
वह यथाशक्ति मेहनत करता है। और अगर हम इसको स्त्रीलिंग में इस्तेमाल करेंगे तो भी आएगा वह यथाशक्ति मेहनत करती है। तो इस पर लिंग वचन कारक का कोई असर नहीं है, इसलिए ये अव्यय की तरह काम कर रहा है और अव्ययी समास के अंतर्गत आएगा। हम समास का दूसरा भेद देखते हैं, तत्पुरुष समास। जिस समास में दूसरा पद अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और दो पदों के बीच जो कारक चिन्ह होते हैं वह लुप्त हो जाता है, ठीक है। जब हम समस्त पद बनाते हैं तो दो पदों के बीच का जो कारक चिन्ह है उसका लोप हो जाता है, तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। कारक चिन्ह हम सबको पता है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये सब कारक हैं और इनके विभक्ति चिन्ह होते हैं, ठीक है। अब हम इनको उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखिए, समस्त पद और समास का विग्रह। पहला समस्त पद है वन गमन, इसका समास विग्रह है वन को गमन। को विभक्ति चिन्ह कर्म कारक का है, ठीक है। तो जब वन को गमन से को विभक्ति चिन्ह हटा दिया तो समस्त पद बन गया वन गमन। तो ये तत्पुरुष समास है। दूसरा समस्त पद देखिए, रेखांकित, इसका विग्रह है रेखा से अंकित, ठीक है। यहाँ पर दोनों पदों के बीच से विभक्ति चिन्ह लगा है और से विभक्ति चिन्ह करण कारक का विभक्ति चिन्ह है, तो यहाँ पर भी से का लोप हुआ है, तो रेखांकित भी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तीसरा उदाहरण देखिए, सत्याग्रह। सत्याग्रह समस्त पद का समास विग्रह है सत्य के लिए आग्रह। यहाँ पर के लिए विभक्ति चिन्ह है जो कि संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है। तो यहाँ पर जब समस्त पद बना तो के लिए का लोप हुआ, तो ये भी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। कुछ और उदाहरण देखते हैं। समस्त पद गुणहीन, इसका विग्रह है गुण से हीन। यहाँ पर से विभक्ति चिन्ह अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह है, से का लोप हुआ है, गुणहीन समस्त पद बना है, तो तत्पुरुष समास। अगला समस्त पद है भारत रत्न, इसका विग्रह है भारत का रत्न। यहाँ पर का कारक का विभक्ति चिन्ह का समस्त पद बनाते समय लोप हुआ है और का विभक्ति चिन्ह संबंध कारक के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला समस्त पद है कर्मवीर, ठीक है। तो इसका विग्रह है कर्म में वीर। तो यहाँ पर समस्त पद बनाते समय अधिकरण विभक्ति चिन्ह में का लोप हुआ है, तो क्योंकि समस्त पद बनाते समय विभक्ति चिन्ह के लोप हुए हैं, तो ये तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। समास का तीसरा भेद है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है तो दूसरा पद विशेष्य। इसमें कहीं कहीं उपमेय तथा उपमान का संबंध होता है, ठीक है। विशेषण और विशेष्य, इन दोनों ही शब्दों से हम परिचित हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं और जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। तो कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है तो दूसरा विशेष्य। इसमें कहीं कहीं उपमेय तथा उपमान का संबंध होता है। जब दो वस्तुओं की तुलना की जाती है तो जिस वस्तु की तुलना की जाती है उसे उपमेय और जिसके साथ उसकी उपमा दी जाती है उसे उपमान कहते हैं, ठीक है। तो उपमेय और उपमान का संबंध होता है तथा विग्रह करने पर के समान रूपी है जो
शब्द प्रयुक्त होता है। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो समस्त पद, पहला समस्त पद है पुरुषोत्तम। इसका विग्रह है पुरुष है जो उत्तम। इसमें पुरुष पद विशेष्य है और उत्तम विशेषण। दूसरा समस्त पद है नीलकमल। इसका समास विग्रह है नीला है जो कमल। इसमें भी एक पद, नीला है विशेषण और कमल है विशेष्य। तीसरा समस्त पद वचनामृत। इसका समास विग्रह वचन रूपी अमृत। ठीक है, यहाँ पर वचन उपमेय है और अमृत उपमान है। चौथा समस्त पद भवसागर। इसका विग्रह है भव रूपी सागर। यहाँ पर भव उपमेय है और सागर उपमान है। तो ये कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। चौथा समास का भेद है द्विगु समास। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है। द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराती है। इसका विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द प्रयुक्त होता है। जो द्विगु समास का जो पूर्व पद, पहला पद संख्यावाचक होता है और द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराती है, किसी समूह के बारे में बताती है। और जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तो समूह या समाहार शब्द का प्रयोग किया जाता है। आइए द्विगु समास को उदाहरणों से देखते हैं। समस्त पद और समास का विग्रह। पहला समस्त पद है पंचवटी। इसमें पहला पद देखिए पंच, 5 संख्या का बोध करा रहा है। तो ये क्या है, पहला पद संख्या है और इसका जब हम विग्रह करेंगे तो उसमें समाहार को दर्शाएगा। तो यहाँ पर वटी वट, वट मतलब बरगद, 5 वटों का समाहार। दूसरा समस्त पद देखिए त्रिभुज। त्रि मतलब 3, भुज मतलब भुजाएं। तो इसका समास का विग्रह हो जाएगा 3 भुजाओं का समाहार। तीसरा समस्त पद है त्रिलोक। त्रिलोक में पहला पद त्रि संख्यावाचक है 3, लोक मतलब संसार, 3 लोकों का समाहार। चौथा समस्त पद देखिए चौमासा। 4 संख्या के लिए प्रयुक्त किया गया है। मासा मतलब मास, 4 मासों का समाहार। ठीक है, तो समस्त पद में जो पहला पद है संख्यावाची होता है और समास का विग्रह करते समय समाहार या समूह का प्रयोग द्विगु समास में किया जाता है। अगला भेद है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रायः एक दूसरे के विलोम होते हैं, सदैव नहीं। इसका विग्रह करने पर और अथवा या का प्रयोग होता है। ठीक है, तो द्वंद्व समास के दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों पद प्रधान होते हैं। कई बार देखा जाता है कि दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। और जब हम समास का विग्रह करते हैं तो और अथवा या शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो आइए उदाहरण से देखते हैं। समस्त पद है माता पिता। ठीक है, यहाँ पर समस्त पद में एक और विशेषता नजर आती है कि समस्त पद के दोनों पदों के बीच में अक्सर प्रायः योजक चिन्ह लगा हुआ होता है। तो यहाँ पर समस्त पद है माता पिता। जब हम समस्त पद का विग्रह करेंगे तो योजक चिन्ह हटाकर उसके बदले और शब्द का प्रयोग करेंगे। तो समास का विग्रह हो जाएगा माता और पिता। दूसरा समस्त पद दाल रोटी।
इसका विग्रह हो जाएगा दाल और रोटी। तीसरा समस्त पद पाप पुण्य, इस समस्त पद का विग्रह होगा पाप और पुण्य। चौथा समस्त पद अन्न जल, यहाँ पर समास विग्रह होगा अन्न और जल। आइए अब समास का छठा भेद देखते हैं, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। इसमें प्रयुक्त पदों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है। इसका विग्रह करने पर वाला है, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि आते हैं। ठीक है, तो बहुव्रीहि समास के दोनों पद में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि इस समास में जो पद प्रयुक्त होते हैं उसकी अपेक्षा कोई अन्य अर्थ प्रधान होता है। आइए बहुव्रीहि समास को उदाहरण के द्वारा देखते हैं। देखिए समस्त पद चक्रधर। ठीक है, तो यहाँ पर जो दो पद हैं चक्रधर, चक्र और धर, ये दोनों ही प्रधान नहीं है। ये इन दोनों पदों के अलावा एक अन्य पद प्रधान है। आइए देखते हैं। तो चक्रधर का जब हम विग्रह करेंगे तो होगा चक्र को धारण किया है जिसने, और ये एक अन्य अर्थ की तरफ इशारा कर रहे हैं, अर्थात विष्णु। ठीक है, तो जब किसी समास के दोनों पद प्रधान न होकर अन्य पद प्रधान होता है, अन्य पद की ओर इशारा जाता है, तो वह बहुव्रीहि समास होता है। तो चक्रधर, इसका विग्रह है चक्र को धारण किया है जिसने, अर्थात विष्णु, तो ये होगा बहुव्रीहि समास का उदाहरण। दूसरा समस्त पद है लंबोदर। ठीक है, तो इसका विग्रह है लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। लंबोदर शब्द हम गणेश के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो लंबोदर समस्त पद भी एक अन्य अर्थ की तरफ इशारा कर रहा है, तो यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। तीसरा समस्त पद है पीतांबर। इसका विग्रह है पीत है अंबर जिसके, अर्थात कृष्ण, या पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात कृष्ण। तो ये भी एक अन्य अर्थ की तरफ इशारा कर रहा है, तो ये भी बहुव्रीहि समास का ही उदाहरण है। ठीक है, तो द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर। ठीक है, कई बार कुछ समस्त पद ऐसे होते हैं जो हमें द्विगु समास और बहुव्रीहि समास दोनों के अंतर्गत आते हुए प्रतीत होते हैं। तो उनमें क्या अंतर है उसको समझते हैं। उदाहरण के तौर पर पहला समस्त पद देखिए चतुर्भुज। चतुर्भुज का विग्रह हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला विग्रह है चार भुजाओं का समाहार। ठीक है, तो अगर हमने चतुर्भुज का विग्रह चार भुजाओं का समाहार किया तो हमें इसके लिए समास का नाम द्विगु समास लिखना होगा। ठीक है, क्योंकि चतुर चार भुजाएं, चार भुजाओं के समूह को दर्शा रहा है, तो ये द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। और वहीं दूसरी तरफ देखिए चतुर्भुज, इसका एक और समास विग्रह हो सकता है चार भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु। अगर हम इसका समास विग्रह इस तरीके से करते हैं तो ये दो जो समस्त पद के दो पद हैं उनके तरफ, उनमें से कोई भी प्रधान नहीं है, बल्कि एक अन्य पद की तरफ इशारा कर रहा है, अन्य पद की प्रधानता को दर्शा रहा है, तो यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। तो अगला हम देखते हैं कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। ठीक है, जिस तरह से अभी हमने देखा द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर होता है, वैसे ही कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है। तो यहाँ इसे हम नीलकंठ समस्त पद के माध्यम से समझते हैं। नीलकंठ, देखिए इसमें नील, नीला, कंठ, गला। ठीक है, नीला विशेषण हो गया, कंठ विशेष्य हो गया। तो परिभाषा के अनुसार ये कर्मधारय का उदाहरण भी है। नीला है जो कंठ, कर्मधारय समास। ठीक है, और वहीं नीलकंठ
नीला, नील और कंठ, इन दोनों की इसमें प्रधानता नहीं है, ये किसी तीसरे अर्थ की भी ओर इशारा कर रहा है। नीलकंठ हम शंकर भगवान के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम इसका विग्रह करेंगे, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तो यह बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, तो द्विगु समास और बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में जो अंतर है वो हम समस्त पद का विग्रह किस तरीके से कर रहे हैं उस पर निर्भर करेगा। बच्चों, आज हमने समास की पुनरावृत्ति की, जिसमें हमने अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास को समझा। आइए अब प्रश्नों के प्रारूप पर एक नजर डाल लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनिए में पहला प्रश्न है, नील गाय समस्त पद किस समास का उदाहरण है? ठीक है, तो नील गाय, यहाँ पर देखिए पहला पद नीला, दूसरा पद गाय, नीला विशेषण, गाय विशेष। ठीक है, तो एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष है, तो वह कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। ठीक है, तो हमें कर्मधारय समास को चुनना है। दूसरा प्रश्न, 4 मुख हैं जिसके अर्थात ब्रह्मा, समास विग्रह किस समास का उदाहरण है? ठीक है, तो जब हमने देखा कि 2 पद मिलकर किसी अन्य अर्थ की ओर इशारा करते हैं तो वह बहुव्रीहि समास होता है। तो यहाँ पर उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास। तो यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, तो हमें बहुव्रीहि समास को चुनना है। तीसरा प्रश्न देखिए, राजा और रंक समास विग्रह किस समास का उदाहरण है? 4 विकल्प दिए गए हैं, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास। तो ये विग्रह दिया गया है। हमने देखा था कि समस्त पद का जब विग्रह करते हैं तो और शब्द किस समास के अंतर्गत लगाते हैं? द्वंद्व समास के अंतर्गत लगाते हैं। तो यह उदाहरण द्वंद्व समास का है, इसलिए हमें द्वंद्व समास वाला विकल्प चुनना है। चौथा प्रश्न, शोक से आकुल समास विग्रह किस समास का उदाहरण है? 4 विकल्प दिए गए हैं, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। ठीक है, तो शोक से आकुल, यहाँ पर विग्रह में हमें साफ नजर आता है से विभक्ति लगी है। ठीक है, तो विग्रह में विभक्ति, जिस समास विग्रह में विभक्ति नजर आएगी वो किसका उदाहरण होगा? तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। तो यहाँ पर हमें तत्पुरुष समास का विकल्प चुनना है। 5वां प्रश्न देखिए, यथासंभव समस्त पद किस समास का उदाहरण है? यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास। तो यथासंभव शब्द एक अव्यय है, तो ये किस समास के अंतर्गत आएगा? अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएगा, इसलिए हम अव्ययी भाव समास विकल्प चुनेंगे। एक और प्रश्न देखते हैं, समस्त पद और समास की जोड़ियां मिलाइए। तो यहाँ पर देखिए ऊपर से नीचे समस्त पद दिए गए हैं, त्रिलोक, यथाविधि, नीलांबर और मुरलीधर। और बाएं से दाएं की तरफ देखिए समास दिया गया है, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास और द्विगु समास। तो हमें जोड़ियां किस तरीके से मिलानी है? पहला समस्त पद है त्रिलोक, त्रिलोक समस्त पद द्विगु समास का उदाहरण है, तो हमें
द्विगु समास के नीचे क्लिक करना है। दूसरा समस्त पद है यथाविधि। यथाविधि किस समास का उदाहरण है? अव्यय है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो इसके लिए हमें अव्ययी भाव समास का जो कॉलम है वहां पर क्लिक करना है। तीसरा समास पद देखिए नीलांबर। ठीक है, ये इसमें नीला और अंबर, नीला विशेषण, अंबर विशेष। तो ये किस समास का उदाहरण हो गया? कर्मधारय समास का। इसके लिए हमें जो कर्मधारय समास का कॉलम है वहां पर नीलांबर के सामने क्लिक करना है। अगला समस्त पद देखिए मुरलीधर। ठीक है, मुरलीधर कृष्ण भगवान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मुरलीधर एक तीसरे अर्थ की ओर इशारा कर रहा है, तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। तो इसके लिए हमें बहुव्रीहि समास वाले कॉलम में मुरलीधर के सामने क्लिक करना है। तो बच्चों, ये था समास और समास पर आधारित प्रश्नों के प्रारूप। इसी तरह के प्रश्न हमें अपने जो पीरियोडिक टेस्ट में पूछे जाएंगे, तो इनकी हमें अच्छे से तैयारी करनी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि समास और प्रश्नों का प्रारूप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।